Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of January 2023. 10 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर करें एंड ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। तो 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है। आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग अस फ्रॉम विच एवर वे पॉसिबल। तो आई होप आप लोग करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज की न्यूज़ आइटम्स को। पहले प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनके जवाब आपको देने हैं। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, आईवो एफएम वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। आईवो एफएम मैंने आपको पढ़ाया था, ये न्यूज़ में था। आपको बताना है क्या है ये। ऑप्शंस आर: ए वैक्सीन फॉर न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड, बी पॉल्यूटेंट रिमूविंग मटेरियल, सी इंसेक्टिसाइड, या डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी पॉल्यूटेंट रिमूविंग मटेरियल। ये डीकंटामिनेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है आईवो एफएम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कल मैंने पढ़ाया था आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 इज कैंपोस इज लोकेटेड इन। तो जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। कैंपोस नाम की एक चीज़ होती है, अब आप लोग जानते होंगे अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी सी भी पढ़ी है, तो आई होप आप लोग जानते होंगे। कैंपोस आपको बताना है इनमें से कहाँ पे लोकेटेड है। कैंपोस इनमें से कहाँ लोकेटेड? ऑप्शन आर: ए नॉर्थ अमेरिका, बी साउथ अमेरिका, सी अफ्रीका, या डी एशिया। तो आपको बताना है कि कैंपोस इज लोकेटेड वेयर। ऑप्शन आपके सामने हैं, मैंने आपको बता दिया है। कैंपोस जियोग्राफी वाला कैंपोस है ये, तो ऐसा मत सोचना कि ये कोई कंपनी का नाम है, या क्योंकि कैंपोस नाम से कॉफ़ी मेकिंग कंपनी भी आएंगी, कैंपोस नाम से सब कुछ आएगा, लेकिन कैंपोस जो है आपका इट इज़ अ सिटी एज वेल। इट आपको बताना है कहाँ पर है। ऑप्शन है, लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज साउथ अमेरिका। बी इज साउथ अमेरिका इज करेक्ट। कैंपोस इज अ टर्म अप्लाइड टू द ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड्स, जो कि जहाँ पे स्कैटर्ड ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं ब्राज़ील के, तो वहाँ पे कैंपोस होता है ब्राज़ील वाले रीजन में बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ आर करेक्ट। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। एंड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ आइटम्स के लिए। पहली जो न्यूज़ है वो एआईआर, जैसा आपको देख रहा है ट्वीटेड बाय एआईआर, तो एआईआर के ट्वीट से उठाई गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल साइंस डे 2023 की थीम रिलीज़ की थी। तो पहले तो ये फैक्ट कि नेशनल साइंस डे होता कब है। नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को होता है एंड दिस इज़ टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन। तो सर सीवी रमन द्वारा जो रमन इफेक्ट मतलब डिस्कवरी किया गया था उसके रिगार्डिंग उसको कमेमोरेट करने के लिए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट होता है 28 फरवरी के दिन, है ना। रमन इफेक्ट क्या है आप कमेंट सेक्शन में अगर लिख सके मुझे थोड़ा सा भी, तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड सीवी रमन जी को मिला था नोबेल प्राइज़ भी मिला था रमन इफेक्ट के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ था, फर्स्ट फिजिक्स नोबेल प्राइज़ फॉर इंडिया, एंड ये सीवी रमन जी को मिला था 28 फरवरी को कमेमोरेट करने के लिए। इस बार की जो थीम रखी गई है नेशनल साइंस डे की वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। याद रखिएगा G20 होस्ट करने वाले हम लोग, तो ग्लोबल थीम्स रख रहे हैं, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो न्यूज़ है वो है द MV गंगा विलास। MV गंगा विलास क्या है? तो सिर्फ MV गंगा विलास कभी अगर लिखा आपको आए तो ये फ्लैग ऑफ किया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा वाराणसी में। MV गंगा विलास वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन इंडिया एंड इट इज़ वाराणसी में इसको फ्लैग ऑफ किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। And this cruise ship has 3 decks and 18 suites which can house nearly 36 tourists. And the ship will cover a journey of 3,200 kilometers in 50 days and pass through 27 river systems in India and Bangladesh. तो ये MV गंगा विलास आप याद रख सकते हैं। It's the world's longest river cruise. I hope you will remember it. है ना। एंड दिस शिप इज इक्विप्ड विद पोल्यूशन फ्री सिस्टम एंड नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी। सिग्निफिकेंस ये कि MV गंगा विलास जो क्रूज है इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स अनलॉकिंग द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ रिवर टूरिज्म इन इंडिया, है ना। जो रिवर टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए इंपॉर्टेंट था ये, एंड ये स्टेप उसी के लिए लिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। रिवर क्रूज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर रिवर टूरिज्म एंड उसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना।
Bolsonaro backers storm state institutions, Lula says ex-president egging them on। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ये जो बोल्सोनारो के सपोर्टर्स हैं वो बार बार ये सब कर रहे हैं और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्टॉर्म किया अभी बोल्सोनारो, जो कि ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स भी कहे जाते हैं, उसके नाम से फेमस है, ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स के नाम से फेमस है। लेट मी शो यू द मैप ऑफ ब्राज़ील वंस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द मैप ऑफ ब्राज़ील। कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं। ब्राज़ील के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न का बेसिन भी लाई करता है ना, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स यहाँ पे लाई करते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस्पिनहाको माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे। दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको दिखनी चाहिए, रियो डे जेनेरो और साओ पाउलो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रियो डे जेनेरो एंड साओ पाउलो। सल्वाडोर यहाँ ऊपर है, ब्राज़ीलिया यहाँ पर है ना, ब्राज़ीलिया इज हेयर बीच में थोड़ा। बाकी ये सल्वाडोर, साओ पोलो, रियो डी जेनेरो तीनों आपके यहाँ पे जो इसका ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे लाई करते हैं, ब्राज़ील के ईस्टर्न मार्जिन में लाई करते हैं, ठीक है ना। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करें, तो ऊपर आपको यहाँ पे फ्रेंच गियाना दिख रहा होगा, सुरीनाम दिख रहा होगा, गियाना दिख रहा होगा, यहाँ वेनेजुएला दिख रहा होगा, कोलंबिया दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पेरू दिख रहा होगा, ठीक है ना। दिस इज़ द पेरूवियन पार्ट, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल। और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे बोलीविया दिख रहा होगा, दिस इज़ बोलीविया बॉर्डर एंड दिस इज़ पराग्वे बॉर्डर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पे दो कंट्रीज़ और हैं, जो यहाँ पे अर्जेंटीना है और ये उरुग्वे है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग कि कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं ब्राज़ील के साथ। फ्रेंच गियाना, सुरीनाम गियाना, वेनेजुएला, कोलंबिया एंड इसके अलावा पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अमेजोन का जो रिवर बेसिन है वो भी आपका लाई करेगा, थोड़ा सा पार्ट उसका ब्राज़ील में भी लाई करता है, तो आप जैसा देख पा रहे होंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सिटी सल्वाडोर, साओ पोलो और रियो डी जेनेरो, ब्राज़ीलिया, ये जो मैंने आपको दिखाई ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर एज ऑफ नाउ। अभी तो इतना याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आगे हम और कुछ सीख सकेंगे। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज सीएम ऑब्जेक्ट्स टू डेविएशन फ्रॉम स्पीच। सीएम ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि गवर्नर ने डेविएट किया है स्पीच से, तो इसमें गवर्नर जो थे वो इस हाउस से ही बाहर निकल गए स्पीच कंप्लीट किए बिना। और ये पहला एविडेंस है, पहला इंस्टेंस है ऐसा कोई भी जिसमें गवर्नर ने अपनी स्पीच नहीं कंप्लीट की, आधे में उठ के चला गया हो। तो ये भी आप एक तरीके से एक अच्छी उसकी तरह याद रख सकते हैं, है ना, कि तमिलनाडु में ऐसा केस हुआ था। जो गवर्नर है RN रवि, द तमिलनाडु गवर्नर इज RN रवि। तो अगर आपसे कोई पूछता है ऐसा छोटपुटिए जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो कभी कभी पूछ भी लेते हैं, जैसे UP PCS हो गया या MPPSC हो गया, तो वैसे में पूछ लेंगे कि रिसेंटली कौन से गवर्नर थे जो वॉकआउट कर गए थे आधे में स्पीच खत्म करके। तो RN रवि याद रखेगा, तमिलनाडु गवर्नर। अपोजिशन क्वेश्चंस, इलेक्शन कमीशन रिमोट वोटिंग प्रपोजल। आप सबको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 2015 में एक ऑर्डर हुआ था जिसके अंतर्गत उन्होंने ये देखा था कि जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स है, मतलब कि सपोज करो महाराष्ट्र में कोई लेबर आया बिहार से, तो अब बिहार का इलेक्शन जब होगा तो वो वहाँ जा करके वोट तो नहीं दे पाएगा, तो किस तरीके से उसका वोट पड़े। तो इस तरीके के जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं, ये किस तरीके से अपने वोट को दे सकते हैं। तो कमेटी ने डिसाइड किया, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। नाउ दिस इज द न्यू आइडिया, द रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जैसे मतलब कि कोई व्यक्ति बाहर है तो वहाँ की जो वोटिंग मशीन रहेगी उसमें डिजिटली तरीके से इस तरीके से इनग्रेव होगा कि जैसे ही आप अपना एरिया डालेंगे कि आप कहाँ के हैं, तो वहाँ की पोल लिस्ट आ जाएगी, वहाँ के जो खड़े हुए हैं चुनाव में उनकी लिस्ट आ जाएगी, फिर आप उनमें से वोट डाल सकते हो और वो वोट हर मेंबर वाइज काउंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इट इज़ फॉर माइग्रेंट वोटिंग, इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग EVM मॉडल। तो आप याद रख सकते हैं सब। जो रिमोट वोटिंग मशीन है ये हैंडल कर सकती हैं मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज़ को, मतलब अप टू 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को ये हैंडल कर सकती हैं फ्रॉम अ सिंगल पोलिंग बूथ। रिमोट पोलिंग बूथ से ये सिंगल पोलिंग बूथ से 75 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को हैंडल कर सकती हैं। तो वोटर विल हैव टू रजिस्टर, पहले वोटर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा कि वो कौन से कंस्टिट्यूएंसी का है, फिर उस एरिया में जो जो कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स होंगे उनके नाम या उनकी लिस्ट जो रहेगी वो उस रिमोट वोटिंग मशीन में डाली जाएगी और फिर आपके अकॉर्डिंग, आप जिस एरिया के हैं उस अकॉर्डिंग आपके सामने लिस्ट आएगी।
अब कई लोग इसको अपोज कर रहे हैं, कई लोग इसका कंसर्न भी दे रहे हैं, बोलते हैं कि भैया इट विल सीरियसली अंडरमाइन द ट्रस्ट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। अभी जो प्रेजेंट वोटिंग मशीन सिस्टम है उसी को क्लैरिटी नहीं, उसी में समझ में आ रहा है कि बटन कहाँ दबा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, और आप अब ये इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म लेकर के आ गए। तो ये कई लोग क्रिटिक कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया कौन माइग्रेंट होगा, डिफाइन कैसे करोगे, जो प्रोसीजरल इशूज़ हैं कि आप पहले तो बताओ कि माइग्रेंट होगा कौन, डिसाइड कैसे होगा, ओरिजिनल प्लेस कैसे गारंटी है कि वही उसका ऑर्डिन है, या ऑर्डिनरी रेसिडेंस को भी आप कैलकुलेट करोगे। फिर उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको कैसे इंप्लीमेंट कराओगे। भाई इलेक्शन मान लो महाराष्ट्र में घोषित हुआ तो फिर वहाँ पे बिहार में कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराओगे। देखो बहुत बड़ा इशू है, ये अच्छा इशू है। एंड आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है कि नहीं है ना। तो बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि रहेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके साथ हमको आगे बढ़ना है। तो आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे है रवि। देखो जैसे मैंने आपको कहा था ना, तो ये देखो हेडिंग देखो, रवि फर्स्ट तमिलनाडु गवर्नर टू स्किप पोर्शंस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्पीच। ये पहले तमिलनाडु गवर्नर है जिन्होंने हु हैज़ स्किप्ड पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, इट इज़ द फर्स्ट सच केस इन तमिलनाडु। तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसा नहीं कि पूरे भारत में पहली बार हुई है, तमिलनाडु में पहली बार हुई है। बहुत स्टेट्स में ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखो कुछ इंस्टेंसेस लिखे हैं। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट। इस स्टेट का ये पहला इशू है। नेबरिंग केरला में ये चीज़ एटलीस्ट 3 बार हो चुकी है। देख लो लिखा है एटलीस्ट थ्राइस। तो केरला में ये चीज़ कम से कम 3 बार हो चुकी है। एट टाइम्स गवर्नर वी विश्वनाथन डिक्लाइन टू रीड आउट क्रिटिकल रेफरेंसेस टू सेंटर। तो ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। चीफ मिनिस्टर EMS नंबूदरी-पाल जब थे तो उस कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पे, तो उन्होंने कह दिया था कि गवर्नर ने स्किप कर दिया है कुछ चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि होती रही हैं। केरला में हो चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पे तमिलनाडु में लेकिन पहली बार हुई। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये थोड़ा अगर आपने पहले पेज में लिखा हो तो करेक्शन कर लेना आप लोग। अगली न्यूज़ है, रेयर हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर रेस्क्यूड इन कानपुर। रेयर हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर रेस्क्यूड इन कानपुर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वल्चर्स के बारे में बता दूँ। इंडिया में 9 वल्चर्स हैं, जो कि 9 टाइप ऑफ वल्चर्स पॉपुलेशन आर देयर इन इंडिया। उसमें से 6 जो स्पीशीज़ हैं वो रेसिडेंट स्पीशीज़ हैं, एंड 3 स्पीशीज़ माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना। तो 6 जो रेसिडेंट स्पीशीज़ हैं वो हैं वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर एंड इजिप्शियन वल्चर। लिख लेना आप लोग, ये 6 रेसिडेंट स्पीशीज़ हैं। नाम से नहीं लगेंगी लेकिन ये आपकी रेसिडेंट स्पीशीज़ हैं। 6 रेसिडेंट स्पीशीज़ कौन कौन से? वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर। अब सोचो इजिप्शियन वल्चर यहाँ की रेसिडेंट स्पीशीज है। माइग्रेटरी में कौन है? सिनेरस वल्चर, ग्रिफन वल्चर एंड हिमालयन वल्चर। नाम हिमालयन वल्चर है लेकिन ये एक माइग्रेटरी स्पीशीज है। सिनेरस वल्चर, ग्रिफॉन वल्चर एंड हिमालयन वल्चर ये माइग्रेटरी हैं। बाकी के 6 रेसिडेंट हैं। लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाइट रम्ड वल्चर जो है, तो कुछ चीज़ें देख लो। वाइट रम्ड वल्चर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइट रम्ड, इंडियन वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कौन कौन से? इंडियन वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। इजिप्शियन वल्चर जो है वो आपका इंडेंजर्ड है। सिनरस वल्चर नियर थ्रेटेंड है। हिमालयन ग्रिफॉन जिसकी हम आज न्यूज़ में बात कर रहे हैं वो नियर थ्रेटेंड है, एंड ग्रिफॉन जो वल्चर है वो लीस्ट कंसर्न है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। एंड जो ये हिमालयन वल्चर या फिर हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर है, इसको ओल्ड वर्ल्ड वल्चर भी कहा जाता है। It is called an old world vulture native to the Himalayas and the adjoining Tibetan plateau. It is the old world vulture भी कहा जाता है हिमालयन वल्चर को या हिमालयन ग्रिफॉन को, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आई होप आगे हम बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ स्टेप टुवर्ड्स फाइटिंग करप्शन। अब ये आर्टिकल जो है वो करप्शन से लड़ने के लिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जिसमें नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली दिया है, ठीक है ना। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने बहुत ज़्यादा करप्शन के ऊपर मतलब कड़ी उसकी निंदा करते हुए बहुत एक अच्छा जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके अगेंस्ट अगर आपको करप्शन केस प्रूफ करना है तो अब बहुत ज़्यादा द अमाउंट ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड विल बी लेस, है ना।
अमाउंट ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड विल बी लेस, मतलब इतना ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत अब नहीं रहेगी ये प्रूफ करने के लिए कि किसी सिविल सर्वेंट ने या किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई करप्शन किया है। कैसे नहीं रहेगी, उन्होंने बताया कि जैसे अब अगर मान लो सारे सर्कमस्टेंस ये पॉइंट करते हैं कि उस व्यक्ति ने करप्शन किया है, हो सकता है विटनेस उस समय बदल जाए, हो सकता है जो एविडेंसेस है कुछ एविडेंसेस बैकआउट कर लें, है ना, जैसे होता है कई बार विटनेसेस को डरा दिया जाता है या विटनेसेस को पैसा दे दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ नहीं भाई इस व्यक्ति ने किया, तो वो फिर केस माना जाएगा। और विटनेस के ना कहने से ऐसा नहीं होगा कि केस फिर बाद में पलट दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है नीरज दत्ता वर्सेस द स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एंड थ्रू दिस रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट डिबंक्स द मिथ दैट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ गिल्ट अलोन कैन हेल्प कन्विक्ट एन ऑफेंडर। देखो अभी तक क्या माना जाता था जजेस या जुडिशरी के केस में कि एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ गिल्ट जब तक नहीं होता है, एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ गिल्ट, तब तक आप किसी को कन्विक्ट नहीं घोषित कर सकते। द कोर्ट हैज नाउ लेड डाउन दैट इवन इफ प्रोसिक्यूशन विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल, अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस हॉस्टाइल भी हो जाए, a conviction would be in order if all the circumstantial evidence marshaled by the prosecution and produced before the court point unmistakably towards the guilt of the accused। मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस लिए हैं, जो प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस किए हैं, अगर वो ये प्रूफ कर रहे हैं अनमिस्टेकेबली प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, तो फिर उसको कन्विक्शन दिया जाएगा इवन इफ द विटनेस इज टर्निंग हॉस्टाइल। या विटनेस हॉस्टाइल का मतलब कि विटनेस ने अपने बयान से बदल गया, है ना। तो दिस स्टेप इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेंटेनिंग हायर इंटीग्रिटी इन द पब्लिक सर्विसेज। जो सुपीरियर सर्विसेज हैं स्पेशली आईएएस आईपीएस, वहाँ पे इंटीग्रिटी और ज़्यादा बढ़ाने में ये स्टेप ज़रूर मदद करेगा, ये जजमेंट ज़रूर मदद करेगा। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू लोअर द बार फॉर द क्वांटम ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू कन्विक्ट पर्सन्स चार्ज विद करप्शन। जो व्यक्ति करप्शन से चार्ज रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा है कि जो क्वांटम ऑफ एविडेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत एविडेंस में भी ये प्रूफ किया जा सकता है कि वो व्यक्ति करप्शन लिया है कि नहीं लिया है। हो सकता है विटनेस बाद में बदल जाए, लेकिन हमको अगर लग रहा है अनमिस्टेकेबली ये कि वो व्यक्ति करप्शन में इन्वॉल्व था, तो हम उसको कन्विक्शन देंगे, ठीक है ना। These are the things which are there, and the latest Supreme Court judgment may not deter the people from corruption. However, that is no reason for us to give up for the fight। मतलब कि हो सकता है इससे करप्शन ना खत्म हो, लेकिन ठीक है फाइट करेंगे तभी तो करप्शन आगे धीरे धीरे खत्म होगा। आगे मूव करते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर गैस्पिंग फॉर फंड्स। तो यहाँ पे लिखा है, देखो आर्टिकल में जो पॉइंट उठाया गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट सिंपल सा ये है, द कंबाइंड बजट ऑफ ऑल द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के जो लोकल गवर्नमेंट है, स्पेशली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, इनके बजट के ऊपर कहा है कि इनका बहुत कम बजट रहता है, ऑब्वियसली लेस देन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनके पास फिनेंसेस के जो तरीके हैं बहुत कम है ना। दे आर सोली डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टी टैक्स। बहुत ज़्यादा इनका जितना कलेक्शन है उसमें से आई थिंक 50-60% तो केवल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें भी जो प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोग हैं, केवल 50% लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। 50% ऑफ द पीपल आर नॉट फिलिंग अप दैट, है ना। तो ये चीज़ भी ऑलरेडी पॉइंट आउट की गई है इस आर्टिकल में। तो कुल मिलाकर के जो मेन प्रॉब्लम है काहे की है, मेन प्रॉब्लम इज ऑफ फिनेंसेस, मेन प्रॉब्लम इज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेन प्रॉब्लम जो ये कि लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पावर नहीं दे रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द टैक्सेस। और अगर आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इंडिया में जो है इट इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ द OECD कंट्रीज एज वेल, क्योंकि यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन किया गया है प्रॉपर्टी का, यहाँ पे पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ऑफ विच द प्रॉपर्टी टैक्स इन इंडिया इज मच लोअर एज कम्पेयर टू द OECD कंट्रीज, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन सी, आई होप यू विल रिमेंबर। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा एंड ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखते हैं द डिले इन द डिकेनियल सेंसस। तो ये आपको पता होगा कि पहला सेंसस जो ऑफिशियल सेंसस था वो 1881 में हुआ था। हालांकि 1872 में लॉर्ड मेयो के अंतर्गत भी सेंसस हुआ था, लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में जो हुआ था फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था। हर 10 साल में होता है। सेंसस एक्ट है एक 1948 का, हालांकि हमारे संविधान से पहले का है। 1948 का सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया आ चुका था, और सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया में कहीं पे भी एक चीज़ ये याद रखिएगा कि मेंशन नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर
डेट को ये रिलीज़ करना है या क्या कौन सा नोटिफाइड पीरियड है जिसके अंतर्गत वो रिलीज़ करना है। तो कई बार यूपीएससी क्या है आपको कंफ्यूज करेगा और उसमें लिख देगा कि सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया, सेंसस एक्ट ऑफ 1948 में मेंशन है कि हर 10 साल में आना चाहिए ये सेंसस। तो ऐसा नहीं है ना, इट इज़ नॉट मेंशन्ड देयर, ये आपको याद रखना है। बहुत सारी कंट्रीज़ में डिले हुआ, ये भी आर्टिकल में मेंशन किया गया कि बहुत सारी कंट्रीज़ में डिले हुआ था ये सेंसस, यूएसए, यूके, चाइना, बांग्लादेश, बट सबने अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। हमारे यहाँ एकमात्र कंट्री जहाँ पे 2023 तक शिफ्ट हो चुका है, अभी भी काउंटिंग नहीं हुई है। इन्यूमरेशन की अगर हम बात करें सेंसस के अंतर्गत तो 2 स्टेज में होता है, याद रखिएगा। इट इज़ कवर्ड इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में होता है। पहला फेज है हाउसिंग सेंसस का, जिसमें डाटा हाउसिंग कंडीशन का, हाउस होल्ड अमेनिटीज़ का, एसेट पोजेस्ड इन द हाउस होल्ड, ये होता है। एंड सेकंड जो होता है वो होता है पॉपुलेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा सेकंड फेज में होता है। फर्स्ट में हाउस कंडीशन, असेट्स इन द हाउस, ये सब होता है। सेकंड फेज में डेटा ऑन पॉपुलेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं। द ओपन एक्सेस मूवमेंट टू मेक एकेडमिक पेपर्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो यहाँ पे एक ओपन एक्सेस एक टर्म है जो कि एसोसिएट होता है विद सर्टेन प्रैक्टिसेस इन एकेडमिक पब्लिशिंग्स। अब एकेडमिक पब्लिशिंग से रिलेटेड मान लो सपोज करो मैंने एक पेपर लिखा, अब मैंने उस पेपर को लॉक कर दिया कि $15 जब तक आप नहीं दोगे तब तक वो पेपर आप नहीं देख सकते हैं, मेरा रिसर्च पेपर है। तो एक तरीके से ये ओपन एक्सेस नहीं हुआ। हालांकि मैंने अगर उसी पेपर को फ्री में रख दिया कि ठीक है आप एकेडमिक लर्निंग के लिए आप लोग उसको पढ़ सकते हो, तो ये एक ओपन एक्सेस हो गया। तो ओपन एक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिफिक पेपर्स स्पेशली, क्योंकि आजकल जर्नल्स, पेपर्स, इतने रिसर्चेस हो रहे हैं, इन सब में अगर हर आर्टिकल में पैसा आदमी देने लगा तो फिर नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो फुल्ली एक्सेसिबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग को बनाने के लिए ओपन एक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन एक्सेस मूवमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग द साइंटिफिक पेपर्स इज़ वेरी हाई, है ना। $15 से $30 तक जा सकता है ना। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो इंडिया ने रिसेंटली, याद रखेगा, एक स्टेप लिया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की स्कीम लेकर के आया गवर्नमेंट, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को एक ही सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत जो जर्नल्स, पेपर्स है, ये सब मिल जाएगा। लेकिन इसका भी क्रिटिक है, कई लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरी है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में जो फीस रहेगी सब्सक्रिप्शन की वन टाइम वो बहुत कम रहे। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि वो फीस बहुत कम रहे, हो सकता है वो फीस इतनी ज़्यादा हो कि मल्टीपल सब्सक्रिप्शन की फीस से ज़्यादा हो, है ना। तो कई इशूज़ हैं जो कि आ सकते हैं, बट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। एंड यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2023 तक की इम्प्लीमेंटेशन की उसकी गाइडलाइंस है। कई पब्लिशर्स को सेलेक्ट किया गया है उसके लिए, तो आप याद रख सकते हैं ये चीज़, है ना। एंड दिस इज ओपन एक्सेस के टाइप यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला होता है गोल्ड ओपन एक्सेस। गोल्ड ओपन एक्सेस में क्या होता है कि एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है जो कि जो लिख रहा है जर्नल उसी के ऊपर चार्ज की जाती है, ठीक है ना। तो ये पब्लिशिंग के पहले ही यहाँ पे चार्ज दी ऑथर्स आर चार्ज बिफोर द पेपर्स आर पब्लिश, इसको कहते हैं गोल्ड ओपन एक्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है ग्रीन ओपन एक्सेस। ग्रीन ओपन एक्सेस में क्या होता है, इंस्टीट्यूट लेवल रिपोजिटरी आर्काइव कॉपीज होते हैं बाय रिसर्चर्स के, एंड उसको पब्लिक कर देते हैं आफ्टर एन एम्बार्गो पीरियड। एक एम्बार्गो पीरियड होता है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट रहते हैं वो अपनी रिपोजिटरी में उसको पब्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। डायमंड ओपन एक्सेस में क्या होता है, जर्नल पब्लिशर्स पेपर एट नो कॉस्ट। एक जर्नल पेपर को पब्लिश करती है किसी कॉस्ट में नहीं, इसको बोलते हैं डायमंड ओपन एक्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड जर्नल फॉलो करती है सब्सक्रिप्शन मॉडल। वंस अ पेपर इज पब्लिश्ड एंड पे वॉल्ड इट, द ऑथर कैन पे एक्स्ट्रा टू मेक इट ओपन एक्सेस, ठीक है ना। इसके अलावा आपका ग्रेटिस एंड लिब्रे ओपन एक्सेस होता है। ग्रेटिस ओपन एक्सेस अलाउज नो यूसेज बियॉन्ड फेयर यूज एंड लिब्रे ओपन एक्सेस अलाउज वन और मोर यूसेज बियॉन्ड फेयर यूज। तो ग्रेटिस ओपन एक्सेस जो होता है वो नो यूज बियॉन्ड फेयर यूज, एंड लिब्रे या लाइबर ओपन एक्सेस जो होता है इट अलाउज वन और मोर यूसेज बियॉन्ड द फेयर यूज, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। और अगर जैसे साइंस हब करके एक प्लेटफॉर्म है, साई हब करके प्लेटफॉर्म है, ये ओपन एक्सेस दे देता है लैक्स ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड रिसर्च पेपर्स। ये इलीगली ऑब्टेन्ड रिसर्च पेपर को ओपन एक्सेस दे देता है, इसको हम कहते हैं ब्लैक ओपन एक्सेस, तो याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही मुझे जो मतलब डिस्कस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किया जाना। आफ्टर मैच रायट इन ब्राज़ील,
यहाँ पे भी नहीं है। इंडिया एंड ब्रिटेन साइन एक्सचेंज लेटर्स फॉर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके ने यहाँ पे याद रखेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को यानी कि आज जो है नहीं कल था, शायद कल था, हाँ, तो वहाँ उसको किक ऑफ किया बाय यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। कौन सी स्कीम है? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, जो कि परमिट करेगी 3000 ऑफ देयर डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स एज्ड बिटवीन 18 and 30 टू लिव एंड वर्क इन ईच अदर कंट्रीज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा। 3000 से ज़्यादा जो डिग्री होल्डर्स हैं 18 से 30 साल के बीच के, उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है ना। द लॉन्च ऑफ द स्कीम विच वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU। तो इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU के अंतर्गत इसको साइन किया गया है। याद रखिएगा ऋषि सुनाक यूके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी हालांकि इंडियन ही थे, एक्स इंडियन को बोल सकते हैं आप लोग उनको, है ना। तो यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।